नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आशीष चंद्र अग्रवाल के पास, जो कि आरएमएल लखनऊ में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। ये हमें बताएंगे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डिजीज के बारे में, जिससे कि वन ऑफ द टॉप बॉलीवुड सिंगर्स अलका याग्निक इस वक्त जूझ रही हैं। तो क्या है ये डिजीज, कैसे होता है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर आशीष से। ओके, थैंक यू साक्षी जी, आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। जितना मुझे अलका याग्निक जी के बारे में थ्रू डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स से पता चल पाया है कि उनको सेंसोन्यूरल टाइप का हियरिंग लॉस हुआ है। तो सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब होता है जो कान की नसें होती हैं उसमें किसी वजह से दिक्कत आ जाती है, तो उसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। क्योंकि कान का एक हियरिंग लॉस और होता है जिसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, जो कि कान के बाहरी हिस्से में यदि कोई बाहरी या बीच के हिस्से में यदि कोई दिक्कत आती है तो उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस आजकल बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। आमतौर पे ये बीमारी शुरू में जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती थी उसमें देखने को मिलती थी, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है कान की नसें कमज़ोर होने लगती हैं। पूरे शरीर की नसें कमज़ोर होती हैं, कान की भी नसें कमज़ोर होती हैं, तो लोग जो है जैसे जैसे बुढ़ापा आता था उसका सुनने की क्षमता कम होती थी। बट अब रिलेटिवली यंग जनरेशन में भी हो रही है। पर्टिकुलरली वो लोग काफ़ी ज़्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लाउड म्यूज़िक में रहते हैं, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो कि पहले एक पर्टिकुलर एज के बाद देखने को मिलती थी, अब यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रही है। तो इन सब का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है हम लोगों के शरीर पे और सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिल रहा है। अलका याग्निक जी के केस में जो मुझे लगता है कि उनके केस में ये जो मैंने अभी पिछले 2-3 फैक्टर्स आपको बताए, इनसे ना हो के मे बी कोई वायरस की वजह से ऐसा हुआ है, या मैंने उनसे पढ़ा था मैंने कि वो फ्लाइट ट्रैवल कर रही थी, फ्लाइट ट्रैवल के बाद ये चीज़ देखने को मिली। तो उसका कोई हम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि फ्लाइट ट्रैवल के बाद सेंसोन्यूरल लॉस ना मिलकर कंडक्टिव लॉस मिलता है। बट एनीवेज उनको मिला है। एज कॉमन सिटीजन्स हमको एक तो ध्यान रखना होगा कि जो मैंने कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए उसको हम जितना प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंट करें। पर्टिकुलरली आजकल जो कॉर्पोरेट ऑफिस में लगातार हेडफोन्स पे लगा के चलन हो गया है बात करने का, वो एक वर्क कल्चर है, ठीक है, बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करे जा सकते हैं तो करने चाहिए। लोग अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल वगैरह पे सब ध्यान दें, शोर शराबे से दूर रहें। अगर कि ये चीज़ हो जाती है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंस और स्ट्रेस्ड आउट ना हो, क्योंकि कई बार इस तरह से जो एकदम से सडन ऑनसेट चीज़ें होती हैं वो ठीक होने की भी अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है। अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस में अलग अलग रेशियोज हैं इनके। कुछ लोग कहते हैं 50-50% चांस है, कुछ लोग कहते हैं 90% चांस होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ज़्यादातर लोग इससे काफ़ी ठीक हो जाते हैं। काफ़ी ठीक से मतलब है 100% नहीं, बट गुड अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस रिकवर करता है, जो कि एकदम से स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अलका याग्निक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। उसके अलावा इसके लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हुई, वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल्स देते हैं। आजकल पिछले कुछ समय में एक हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी करके एक चीज़ आई है, जिसमें हम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100% ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट्स को। तो उससे जो कान की नसों में मान के चलते हैं कि खून का प्रवाह कम हो गया होगा, तो वो खून ज़्यादा जाता है, तो उससे भी रिकवरी देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ ऐसे टैबलेट्स या इंजेक्शंस आते हैं जिससे कि ब्लड थोड़ा सा पतला होता है, उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस में इम्प्रूवमेंट मिलता है। कुछ नहीं मिलता है तो फिर हियरिंग एड्स आते हैं, अलग अलग टाइप के हियरिंग एड्स आने लगे हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग से होती है? पॉसिबिलिटी है, अमंग लॉट ऑफ फैक्टर्स एक पॉसिबिलिटी वो भी है कि हमारे शरीर के सारे सेल्स में ब्लड मिलना चाहिए उनके सर्वाइव करने के लिए। तो इसीलिए जो कान की नस है या नर्व है उसमें अगर ब्लड नहीं मिला किसी वजह से, तो उसने अपना काम करना कम कर दिया, तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, या ब्लड एक टेक्निकल टर्म होता है स्पैज्म, जिसको हम कहते हैं कि वेसल का स्पैज्म हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो रेलिवेंट मेडिसिन आती हैं, हियरिंग एड्स आते हैं। हियरिंग एड्स से पहले बहुत बड़े बड़े से आते थे, आप हो सकता है देखा हो कि
पहले हमारे बुजुर्ग लोग एक कान में एक ईयरफोन जैसा लगाते थे और उससे एक तार निकल के उनके बनियाइन में या कुर्ते पे आता था, उसमें एक पॉकेट में मशीन डली रहती थी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ वो मशीनें अब छोटी छोटी सी होती जा रही हैं, कुछ तो इतनी छोटी होती हैं कि बिल्कुल ही कान के अंदर चली जाती है। दूसरा मैसेज मैं एक जनरल पब्लिक को ये देना चाहूँगा कि इस तरह की बीमारी अगर आ जाती है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। रेलिवेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो उनका कान का एग्जामिनेशन करेगा, उनका कुछ हियरिंग टेस्ट कराएगा और उसके अकॉर्डिंगली जिस भी तरह का उसको हियरिंग लॉस लगेगा, जिस भी डिग्री का हियरिंग लॉस लगेगा, उसके अप्रोप्रिएट उनको मेडिसिन दी जाएंगी या हियरिंग एड के बारे में एडवाइस किया जाएगा। तो जैसा कि डॉक्टर आशीष ने हमें बताया इस बीमारी के बारे में एंड इसके साथ ही इन्होंने बताया रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिवेंशन। सो इसी के साथ मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी एक लिमिटेड यूज़ रखें ब्लूटूथ एंड हेडफोन्स का। एंड अगर आप हेडफोन्स एंड ब्लूटूथ यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको एक लिमिटेड वॉल्यूम पे ही यूज़ करें और लिमिटेड वक्त के लिए ही यूज़ करें।